जुलाई से सावन माह की शुरुआत होगी, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण समय है। इस दौरान बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। इस बार 6 सवारी निकलेगी, जिसमें सावन माह में बाबा महाकाल की 4 सवारी निकलेगी, जिनकी तिथियां इस प्रकार है: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। इसके अलावा भादव माह की 2 सवारी भी निकलेगी, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। अंतिम सवारी शाही सवारी होगी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बाबा महाकाल की सवारी काफी भव्य और आकर्षक होगी। प्रत्येक सवारी में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और श्रद्धालुओं को देश भर के अलग अलग लोक परंपराओं के नृत्य सवारी में देखने को मिलेंगे। सावन महोत्सव भी भव्य होगा, जिसमें देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और महाकाल मंदिर समिति ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सावन माह में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी पूरी तरह शिवमय हो जाती है। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और सवारी देखने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि सावन माह का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है। बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, इस बार जुलाई महीने में सावन का महीना शुरू होगा और 6 सोमवार की सवारियां निकलेंगी और हर वर्ष से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अंदाजा है उसमें। उसके संबंध में इस बार विशेष तैयारी ये रहेगी कि हर यात्रा का हर सवारी में एक विशिष्ट आकर्षण रहेगा। उसमें माननीय कैबिनेट मंत्रीगण रहेंगे, संत महात्मा रहेंगे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ रहेंगी, देश के कोने कोने से जो ट्राइबल और जो फोक आर्ट्स होते हैं वो दिखाया जाएगा। और जो श्रावण महोत्सव रहेगा उसमें देश से अलग अलग कलाकार बुलाए जाएंगे। जैसा मैंने बताया, हर सोमवार का एक अलग थीम रहेगा। एक नए स्वरूप में जो है सावन उत्सव को मनाने की तैयारी रहेगी। खाचरोद की रहने वाली 55 वर्षीय महिला दुर्गाबाई ने अपने पति दशरथ के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दुर्गाबाई ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ दिया है और अपनी संपत्ति को भी दूसरी औरत के नाम कर दी है। दुर्गाबाई ने बताया कि उसका पति दशरथ उसके बेटे की शादी तक उसके साथ रहा, लेकिन उसके बाद उसने दूसरी औरत सीता गुर्जर के साथ रहने लगा। नुकसान हुआ, मैंने मेहनत करी, पानी भरा, इसी ठंड में मैंने मेहनत करी। उन्हें हार्वेस्टर लेके और मजदूर लेके वहाँ पे आ गए, पुलिस लेके, और मैंने नहीं काटा दिया। फिर मैं कोर्ट गई और मैं इतने दिन से कोर्ट भी नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने मेरे को कोर्ट चढ़ाया। मैं केस आगे और एक उन्होंने लगाया, तो मैंने ये कहा। इतने दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आप क्या चाहते हो? आप मैं जमीन चाहती हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने बोला मेरे को मेरा आधा हिस्सा दे दो, भले तुम 4 रखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और मेरे को हिस्सा चाहिए मेरा। आप अपना पुश्तैनी हिस्सा चाहते हैं? हाँ, मेरा पुश्तैनी हिस्सा चाहिए मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ? आप सब शादी करके लाए मेरे को, क्या मैं आई तो नहीं? अगर मैं गलत काम नहीं करती तो वो उम्र रखते क्या? दुर्गाबाई के बेटे राजकुमार बम्बोरिया ने बताया कि उसके पिता ने पुश्तैनी जमीन को बेचने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने तहसील कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाई। इसके बावजूद भी उन्हें धमकी मिली और उनके पिता उनकी मां को तलाक देने की बात कर रहे हैं। दुर्गाबाई उनके परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें उनका हक दिलवाया जाए। उन्होंने कहा कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर न्याय चाहते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। दुर्गाबाई ने बताया कि उनके पति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिससे वे बहुत डरी हुई हैं। फुटेज चेक किया जाए, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके उस अन्य महिला पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब मामला विवादित था, जमीन विवादित थी, तो ये सब जानते हुए भी उसने खरीदी। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा खोट होगी या कुछ होगा, जो विवादित जमीन को उसने खरीदी। और महिला होने के नाते और एक अभिभाषक होने के नाते वो दबाव बनाकर मुझसे वो जमीन और मेरी मम्मी से जमीन हथियाना चाहती है। और ये भी उसने कहा है न्यायालय में कि तू तेरे से जो हुए वो कर ले, मैं तेरी ज़मीन पे कब्जा करके रहूँगी। और तेरे से अपशब्दों का प्रयोग करा, गाली गलौज, ये सारी उसमें जो है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मगर उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप वहाँ से निकलवाइए और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी वीडियो फुटेज निकलवाइए, सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन ग्रामीण के पर्यवेक्षक नदीम जावेद आज उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि कांग्रेस में गधों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सभी घोड़े हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने इन दिनों उज्जैन जिले के दौरे पर हैं।
इस दौरान उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, जो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर आमजनों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर हकीकत जान रहे हैं। सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक पार्टी आला कमान को सौंप देंगे। इसके बाद नए शहर और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अध्यक्ष बने वह कांग्रेस की विचारधारा हो। आपने कहा कि कांग्रेस में गधों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी है वह सभी घोड़े हैं, चाहे वह जैसे भी हो। ये अभियान 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान 20 दिन की डेट है जिसमें अभियान चल रहा है। और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, चूंकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले नहीं, उम्र का या किसी भी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस के विचार का व्यक्ति हो, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता हो और कैसे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले समय में पार्टी को मजबूत कर पाए, केवल यही बात है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जैसे भी हैं घोड़े तो हैं, यहाँ गधों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कल कहा था कि सब लोग जो हैं, जो हमारे कमज़ोर भी हैं वो भी घोड़े हैं और जो मजबूत हैं वो तो हैं ही। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, हम पूरी शिद्दत से लड़ने को तैयार हैं। और ये जो बुनियादी विचार है वो ये है कि नए नेतृत्व को, नए लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि अब देश नौजवानों का बन रहा है, प्रदेश नौजवानों का बन रहा है। तो पुराने लोगों के साथ साथ नई लीडरशिप भी खड़ी हो। श्री राहुल गांधी जी का यही प्रयास है। उज्जैन की निजातपुरा की रहने वाली 18 वर्षीय नव्या तिवारी ने पूरे मध्य प्रदेश को गर्व से भर दिया है। नव्या पहली लड़की बनी है जिनका सिलेक्शन पहली बार में ही एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ है। 4 लाख अभ्यर्थियों में से सिर्फ 792 को फाइनल सिलेक्शन मिला और नव्या उनमें से एक है। नव्या ने राजस्थान के सीकर स्थित प्रिंस सैनिक स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की और हाल ही में 90% अंकों के साथ 12वीं पास की। एनडीए के लिए सितंबर 2024 में परीक्षा दी। 4 लाख में से सिर्फ 800 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे। बनारस में 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू हुआ, जहां नव्या अकेली थी जो उज्जैन और मध्य प्रदेश की लड़कियों में चयनित हुई। फाइनल मेरिट लिस्ट में नव्या की ऑल इंडिया रैंक 260 रही और लड़कियों में 27वीं रैंक मिली। अब वह 21 जून को पुणे स्थित एनडीए खड़कवासला ज्वाइन करेंगी। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वह भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनेगी। नव्या ने बताया कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर से महिला अफसरों की भूमिका देखकर उनका सपना और मजबूत हुआ। नव्या ने कहा, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी अफसर बनकर देश को फ्रंटलाइन पर सर्व करना चाहती हूँ। एनडीए में लड़कियों का सिलेक्शन हाल ही में शुरू हुआ है और इस मौके को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। नव्या का सफर लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल है। देश को अपनी बेटियों पर गर्व है और उज्जैन की नव्या तिवारी ने इसे एक बार फिर साबित कर दिखाया। हम नव्या को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मेरे पापा ने भी एक बार एसएसबी का अटेम्प्ट दिया था, बट वो हो नहीं पाया था उनका इंटरव्यू में। और फिर 9th क्लास में जब मैं थी तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि एनडीए अब गर्ल्स के लिए भी खुला है। तो मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एनडीए में जाना है 9th में ही। फिर 11th-12th मैंने थोड़ा घर का कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बाहर से करी। सीकर राजस्थान से प्रिंस एनडीए एकेडमी से मैंने करी मेरी 11th-12th। फिर 12th में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया और अब 1 हफ्ते में मेरी ज्वाइनिंग है। तो फिलहाल आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। उज्जैन नगर निगम ने महाकाल मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में निर्माण पर लगा वर्षों पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। अब इस क्षेत्र में आम लोग नगर निगम से अनुमति लेकर भवन निर्माण कर सकेंगे। नगर निगम ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध वर्ष 2018 में लगाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर परिसर में अतिक्रमण और शिवलिंग शरण को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। पिछले 3 वर्षों से रहवासी और व्यापारी वर्ग इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे। अब नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में अब विधिवत अनुमति लेकर निर्माण कार्य किया जा सकता है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे निर्माणों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। महापौर मुकेश चटपाल ने बताया कि नगर निगम ने यह फैसला व्यापारियों और रहवासियों की मांग को देखते हुए लिया है। अब महाकाल मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य हो सकेगा, जिससे व्यापारियों और रहवासियों को लाभ होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास 500 मीटर पर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस आदेश के अंतर्गत यह था कि किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो हमारे उस समय के तत्कालीन जो कमिश्नर थे, उन कमिश्नर ने उस समय सारे निर्माण कार्यों की अनुज्ञा पर रोक लगा दी थी। उसको लेकर के हमने निर्णय लिया है और उसको निर्णय को बदलते हुए हमने उस क्षेत्र के सभी लोगों को अपने भवन बनाने की अनुज्ञा प्राप्त होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें केवल अतिक्रमण के लिए था। तो आज यह निर्णय के आदेश हमारे कमिश्नर ने निकाले। जो हमारे बाबा महाकालेश्वर के आसपास जो 500 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य पर अनुज्ञा पर रोक लगी हुई थी, तो वो हटने से लोग अपने मकानों के नक्शे पास करवा सकेंगे, अपने पुराने भवनों को नया बना सकेंगे और उनको जो निर्माण कार्य के लिए जो लोन वगैरह की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लोग नक्शा पास करवाते, तो नक्शे उनके पास हो सकेंगे। उज्जैन में भीषण गर्मी के कारण गंभीर बांध का जलस्तर कम होने से प्राचीन श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा है। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और शिल्प कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सन 1991 में बांध के निर्माण के समय डूब क्षेत्र में होने से यह मंदिर जलमग्न हो गया था। मंदिर में शिवलिंग के साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय व नंदी जी की मूर्ति भी विराजित है। गंभीर डैम के तट पर स्थित श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर उज्जैनी में विराजित 84 महादेव मंदिर में से एक है। यह स्थान पंचकोशी यात्रा का प्रमुख पड़ाव स्थल भी है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर के पुजारी रमेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग रूप में भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव विराजित हैं। मंदिर के जलमग्न होने से पहले परिवार के सदस्य नित्य मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। बिल्केश्वर महादेव के साथ दूर से प्रतीकात्मक पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों बांध का जलस्तर कम हो जाने से मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा है। पुजारी के अनुसार श्री गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है जो जलमग्न होने से पहले भक्तों की आस्था का केंद्र था। अब जलस्तर कम होने से मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश गुप्ता के द्वारा शनिवार को उक्त लोक अदालत के पुनः प्रारंभ किए जाने के अवसर पर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। स्थानीय लोक अदालत का उद्देश्य लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। इसके परिवहन सेवाएं, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएं, बिजली, पानी और स्वच्छता सेवाएं, अस्पताल या औषधालय सेवाएं, बीमा सेवाएं जैसी सेवाएं शामिल हैं। स्थायी लोक अदालत में प्रथम जिला न्यायाधीश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य और लोक निर्माण विभाग सिविल का कार्यपालन यंत्री सदस्य शामिल होंगे, जिनका क्षेत्राधिकार संपूर्ण जिले तक विस्तृत होगा। यह लोक अदालत प्रत्येक माह की द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को जिला मुख्यालय उज्जैन में आयोजित होगी। प्रधान न्यायाधीश ने आमजन से अपील की है कि वे लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह कदम लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए उठाया गया है, जिससे आमजन को न्याय प्राप्त करने में आसानी होगी। ये आम जनता और सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। वैसे तो इसका प्रावधान बहुत टाइम से है, लेकिन 3-4 साल से ये इनएक्टिव पड़ी हुई थी। अभी राज्य शासन द्वारा हाई कोर्ट की अनुशंसा पर इसको फिर से नोटिफाइड किया गया है, जिसकी अध्यक्षता के लिए मेरे द्वारा श्री संजय श्रीवास्तव जी अपने जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। सदस्य के तौर पर नामजद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे। इसकी बैठक प्रत्येक तृतीय एवं चतुर्थ शनिवार को शाम 3 से 5 तक श्री संजय श्रीवास्तव जी के विश्राम कक्ष में रहेगी। इसमें पब्लिक के साथ साथ कोई भी व्यक्ति शासकीय विभागों के विरुद्ध जिसकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, जिसकी कोई भी काम सही से ना किया जा रहा हो, वो उसमें ला सकता है। इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी सभी विभाग आते हैं और अनुमानित 60 से 70 विभाग इसके अंतर्गत हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई सड़क की दिक्कत हो, कोई पानी की दिक्कत हो, कोई नगर निगम की दिक्कत हो, कोई कलेक्ट्रेट की दिक्कत हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की दिक्कत हो, और भी किसी तरह की शासकीय सेवाओं में कमी कहीं
महसूस होती है उसी के लिए आवेदन आ सकता है। बार और बेंच के मध्य जो सामंजस्य रहता है बार की, वही भूमिका रहने वाली है कि बार एक माध्यम रहेगा इस सारी लोक अदालत के संबंध में। जैसा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने आपको बताया कि एड जुडिकेटा के माध्यम से इसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगर कोई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट किसी को परेशानी आती है तो यदि वो डिपार्टमेंट नहीं भी चाहेगा तो कोर्ट उसका डिसीजन करेगी। कई जैसे उपभोक्ता फोरम में ये होता था कि कई केसेस में बहुत लंबा प्रोसेस चलता था, कई सालों तक वो मुकदमों का निराकरण नहीं होता था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें इमीडिएट एक्शन होगा और दोनों के और इसमें आवेदन करना है, सिर्फ एक आवेदन और शपथ पत्र, उसी के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।